दोस्तों, मैं हूं एचके बेरा। आप देख रहे हैं एचके बेरा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पार्ट 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम चलेंगे पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 4 पर हम चलना है आज। चलना मतलब क्या करना, पढ़ाई करना है। ठीक, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ी दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। जब कंपनी का ख़त्म हो जाएगा कंपनी, तो कंपनी ए कंपनी से ए जो कंपनी है बी कंपनी से मिल जाने के बाद क्या होता है, मतलब एक कंपनी ख़त्म हो गया, नया कंपनी जो होता है वो जो एसेट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक अलग कंपनी के लिए, जो एसेट उसमें प्रॉफिट है ना नहीं, इस बारे हम देखेंगे। उसमें कैपिटल गेन टैक्स होगा ना नहीं होगा, इस बारे हम देखने वाले हैं। ठीक है, दो डिवाइड क्या है, मतलब दोनों टाइप का है। इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी, इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी क्या टैक्सेबल होना है, इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर का। नहीं, कंपनी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक खुद है कंपनी और तो शेयर होल्डर जिसमें पैसा उठाया है कंपनी काम करने के लिए। दोनों कंपनी की इंपॉर्टेंट होती है, दोनों की सिचुएशन हम जानेंगे। चलिए पहले देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए ट्रांसफर। क्या दिखा है कि किसके हाथ में होगा, कंपनी के हाथ में, जो लिखो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए ट्रांसफर, जो ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या मतलब है, नो कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी। क्लियर, अभी इसको चलते हैं। देखिए, इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर सेक्शन 46 टू सेक्शन 46 क्या, सेक्शन 46 सेक्शन 46(1), ये है सेक्शन 46(1), आराम से देखो 1, ये है 46(2). क्लियर, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी इसको देखते हैं, इतने तक। उसके बाद मनी रिसीव्ड प्लस फायर मार्केट वैल्यू, फायर नॉट फेयर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में रेट अभी चल रहा है, वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूशन माइनस डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, माइनस डीम्ड डिविडेंड, ये डी होना चाहिए, मैं टी कर दिया। ठीक है, अभी डी कर दो इसको, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। इसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू दी कंपनी। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल में डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंड करता है कितना तुम कलेक्ट करते हो प्रॉफिट कंपनी में से। ठीक है, एक्यूमुलेटेड मतलब तुम कलेक्ट कितना करे हो प्रॉफिट टू दी कंपनी। दोनों का काम क्या है, इसको हम मानेंगे, जो मानेंगे कंपनी का डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, इसके मानेंगे क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48। क्लियर, नहीं समझ आता है तो देखो, ये मैं बात तुमको समझाता हूँ। टैक्स में ना कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे अकाउंट में लॉजिक होता है, इसके बदले में इसके होना ही चाहिए। जर्नल एंट्री मतलब होना चाहिए, लेजर इसमें इस साइड में डेबिट टू क्रेडिट होना चाहिए। वो टैक्स में सिर्फ एक लॉ है। ठीक है, लॉ में लॉजिक नहीं होता है, हमेशा याद रखो। वो बहुत सारे बोलते हैं लॉजिक है, देखो लॉ एक बनाया गया है, हमें किसको, सिचुएशन को बेस करके लॉ बनाते हैं। इसी वजह से लॉ ऐसा ही होता है। इसका दिमाग मत लगा, तुम हमेशा क्वेश्चन पर दिमाग लगा। चले आगे चलते हैं। ये पहला केस देखो, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस साइड में जो कंपनी है केस, इस साइड में शेयर होल्डर केस। इसमें क्या होगा, टैक्सेबल हैंड्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टैक्सेबल जो शेयर होल्डर होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा। किसमें, इनकम अदर सोर्स, एक हेड है। टू बी कंसिडर फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, ये क्या होगा, टू बी कंसिडरिंग क्या होगा, कैपिटल गेन मतलब जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48। ठीक है, इसको जो मानेंगे हम, ये कैपिटल गेन हुआ है किसके अंडर में, नीचे भी लिखा है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, कैपिटल गेन हुआ है शेयर होल्डर के हाथ में। ठीक है बेटा, ये दोनों इतना था और ज़्यादा उसमें समझने की बातें नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। आप जो है ना सेक्शन 48 आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। कैपिटल गेन, मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, आपके लिए आसान होगा। कैपिटल गेन ऑन बाईबैक ऑफ शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। कैपिटल गेन होता है बाईबैक और ऑफ शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। बाईबैक मतलब समझते तुम, कंपनी ने शेयर इशू किया, फिर बाद में वो कंपनी खुद सारे शेयर को बाईबैक
जो होता है ना, जो बाई बैक नहीं, बॉय बैक, जब खुद ही खरीद लेते हैं, बैक कर लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बाई बैक। मतलब कंपनी, देखो तुम ये समझते नहीं हो, बॉय बैक शेयर तो ये है आराम से, फिर भी मैं तुमको समझाता हूँ। देखो कंपनी ए, ठीक है, क्या, देखो मान लो NSE क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुंबई पे। ये जो कंपनी ए है, ये क्या शेयर उसी क्या, इसके अंडर। फिर बाद में मान लो 1 मंथ एग्जाम्पल बेटा, 1 मंथ बाद में फिर सारे को बाई बैक कर लिया, मतलब सारे को खुद ही खरीद लिया, क्या खुद ही खरीदा, इसी को हम बोलते हैं बाई बैक। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कुछ भी होता है कि सिक्योरिटी होता है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं, मतलब सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया, मतलब कुछ ऐसे अमाउंट हो गया, स्पेसिफाइड होता है मतलब स्पेशल है। अभी चलते हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन शेयर और नॉट शेयर, ठीक है, मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शेयर में नहीं होना चाहिए। ये जो लिखा है ना अदर देन शेयर मतलब नॉट शेयर, मतलब इसमें नहीं है। एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय ए होल्डर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, क्या देखा है, एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय ए होल्डर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन शेयर नहीं होगा, फ्रॉम एनी कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, देखो जो शेयर होल्डर खरीदता है किसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को, मतलब शेयर नहीं, ठीक है, एक शेयर होल्डर खरीदता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को, नॉट शेयर, ठीक है, फॉर एनी कंपनी, जिस भी कंपनी में खरीद रहा है, ठीक है बेटा, हाँ, उसके बाद हम उसको टैक्सेबल करेंगे, किसी के हैंड में करेंगे, शेयर होल्डर हैंड में हम होगा, ठीक है, कंपनी के हैंड में नहीं, शेयर होल्डर। फिर ये बात मैं फिर एक बात तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, एक शेयर होल्डर, ठीक है, किसी भी कंपनी में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी खरीद रहा है, हम उसको टैक्स लगाएंगे, वह चार्जेबल टैक्स होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। The difference between the cost of acquisition and the value of a consideration received by the holder of a security is chargeable to tax as capital gain in the shareholder। देखो क्या लिखा है, difference between cost of acquisition and the value of consideration received by the holder of the security, ये दोनों का ये जो है ना, the consideration received by the holder of security chargeable to tax as capital gain in the shareholder hands। देखो ये जो वर्ड है ना, आप लिख सकते हो फिर भी नहीं लिख सकते हो, मतलब छोड़ो, ये वर्ड को मत लिखो, ठीक है बेटा, ये लिखो मत, ये क्या मुझे पता नहीं है मैं क्यों लिख दिया, ठीक है, आगे चलो। लिख भी सकते हो, कुछ टेंशन नहीं है, बट मैं यहाँ में ना कुछ वर्ड छोड़ दिया हूँ, ठीक है, ऐसे जल्दी में हूँ छोड़ दिया हूँ, इसी वजह से इसको काट दो, यहाँ लिखो, दी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बाय द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी इज चार्जेबल टू टैक्स कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, मतलब पिछले जो बात यहाँ में लिखा है, ठीक है बेटा। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल इन द ईयर, ठीक है। यहाँ में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो लिखा है इंक्लूडिंग है ना, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एक्चुअली क्या इंक्लूडिंग है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दोनों। इन केस ऑफ शेयर हमारा क्या काम था, पहले सिक्योरिटी था, अभी जो एक रह गया था ना शेयर का, ठीक है, फिर इन केस ऑफ शेयर हुआ, देखते हैं क्या लिस्टेड और अनलिस्टेड। इन केस ऑफ बॉयबैक ऑफ शेयर बाय डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, मतलब क्या देखो, इन केस ऑफ बॉयबैक शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी मतलब टैक्सेबल कंपनी, ठीक है, एडिशनल इनकम टैक्स 20% प्लस सरचार्ज 12% एंड सेस 4%। मतलब देखो नॉर्मल केस तो मैं समझाता हूँ, एक कंपनी जो बॉयबैक करता है क्या खुद का शेयर को, वो कंपनी डोमेस्टिक भी है, मैं इसमें यहाँ से आपको समझाता हूँ। चलिए देखो, ए कंपनी ए LTD, ठीक है, ये BSE, ठीक है, ये कंपनी इशू किया क्या 10,000 नॉर्मल नो कोर्स यानी शेयर बना 10,000 इशू किया, ठीक है, क्या इशू किया शेयर, बाद में वो 10,000 को वो क्या किया बॉयबैक किया, मतलब खुद ही खरीद ला, इसको हम बोलते हैं
बॉय बैक, वो इफ वो डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडिया का कंपनी, इंडिया का कंपनी, उसके ऊपर चार्ज क्या लगेगा, उसके ऊपर चार्ज लगेगा 20% प्लस सरचार्ज, सरचार्ज 12% प्लस हायर एजुकेशन सेस कितना लगेगा 4%, ये 4% सेस, सरचार्ज 12% और 20%, या फिर 20% जो लिखा है, ठीक है बेटा, 20% जो लिखा है ये एडिशनल इनकम टैक्स, ठीक है, एडिशनल जो भी तुम टैक्स देते हो उसके ऊपर है 20%, ठीक है। चलिए, ये तीना धुरी ये क्वेश्चन का हरी ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं काट देता हूँ। ओके, उसके बाद इज लेवेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, ये जो भी खेल होगा ये सारा कंपनी बियर करेगा, इसलिए मैं लिख दिया टैक्सेबल कंपनी होगा, ठीक है। इनकम अराइजिंग शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बायबैक ऑफ शेयर बाय द डोमेस्टिक कंपनी वुड बी एग्जेम्प्टेड, मतलब ये देखो जो भी शेयर खरीदता है, जब एक देखो मान लो टाटा शेयर छोड़े कितना 1 लाख अमाउंट का शेयर वो NSE में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दे दिए, मतलब हम रजिस्टर कर लो, देखो नई स्टॉक जो ना लिस्टेड कर लो, ठीक है बेटा। अभी क्या करेंगे, हर कोई लोग तो खरीदेगा, टाटा का शेयर है, बट टाटा ने फिर 1 महीने के बाद व 1 साल बाद कुछ भी जो वो रिटर्न किया, रिटर्न क्या करेगा, नॉर्मल मार्केट में रेट में करेगा नहीं, ज़्यादा रेट में करेगा, ठीक है, ज़्यादा रेट में आराम से करेगा, क्यों ना खुश करने के लिए। थोड़ी तुम बेचोगे, क्यों बेचोगे, मैं 1 साल रुक जाऊँगा, ज़्यादा पैसा आएगा, वो मार्केट रेट में मतलब जो फेयर मार्केट रेट में वो ज़्यादा बेचेगा, जो तुम्हारा वहाँ में प्रॉफिट आएगा, कुछ भी प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगा, वो तुम्हें एग्जेम्प्टेड होगा। यही बात तुमको समझा है, कौन समझा है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है मतलब तुमको दिया है, समझ लो ये एग्जेम्प्टेड होगा, समझ गए बेटा। शेयर होल्डर हाथ में एग्जेम्प्ट और कंपनी हाथ में टैक्सेबल, ठीक है। फिर एडिशनल 20%, शॉर्ट चार्ज 12%, शेष 4%, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, उसके बाद डोमेस्टिक कंपनी इज लाइबल टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन द बायबैक्स ऑफ शेयर, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिर भी तुम्हें ये लाइन लिखना है, ठीक है बेटा। चलिए, टैक्सेशन ऑफ प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ बायबैक, ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, मैं थोड़ी उसको बड़ा कर लूँ, आपको आसान होगा, नहीं तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ये रखो। टैक्सेबिलिटी ऑफ द हैंड्स इन द हैंड्स, ओके, ये सब ऊपर ऑप्शन है। बायबैक ऑफ शेयर बाय डोमेस्टिक कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, ठीक है बेटा। बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, क्या, बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय एनी कंपनी, बाय एनी कंपनी, ठीक है। चलते हैं कंपनी, पहले क्वेश्चन में आते हैं कंपनी। कंपनी में क्या देखा है, डोमेस्टिक कंपनी भाई नॉर्मल है, एडिशनल देगा 20% प्लस 12% प्लस 4%, ये हो गया 23%.296। ये क्या डोमेस्टिक बायबैक, डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कोई टैक्स देना नहीं है, नॉट स्वीट सब्जेक्ट टू टैक्स इन द कंपनी, ठीक है, कोई देना नहीं है, ठीक है बेटा। अभी चलते हैं, शेयर होल्डर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, शेयर होल्डर जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिया है टैक्स देना है ना नहीं देना है। इनकम अराइजिंग शेयर होल्डर एग्जेम्प्टेड होगा, किसमें, डोमेस्टिक कंपनी अंडर सेक्शन 1034 में, बट इनकम अराइजिंग शेयर होल्डर टैक्सेबल अंडर सेक्शन कैपिटल गेन, यहाँ में टैक्सेबल होगा, ठीक है बेटा। देखो यहाँ में बायबैक ऑफ द कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी तो और भी की टैक्सेबल होगा, यहाँ में इनकम अरेंजिंग शेयर होल्डर टैक्सेबल होगा। इनकम अरेंजिंग होल्डर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46A। क्लियर बेटा, मैं सोचता हूँ पूरा आराम से तुम खुशी से पढ़ के क्लियर कर रहे हो, ठीक है, बट खुद भी कोशिश करना है। मेरा नोट है, आराम से लिखना है, मेरा जो नोट है
मेरे नोट को जो भी फॉलो करेगा वो पास करना है, श्योरिटी है, श्योर है वो मेरे नोट को पास करना है। पर जो नहीं फॉलो करेगा मुझे पता नहीं क्या है, फ्री में हो रहा है। चलिए बेटे, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर, सेक्शन 47। ठीक है बेटा, चलिए मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, अभी चलते हैं। टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। पहले जो हेडिंग है ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर में ये लिखा है टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कैपिटल एसेट ऑन दी टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए एचयूएफ। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैपिटल एसेट का, टोटल हुआ और पार्शियल हुआ एचयूएफ में, हम उसको नहीं मानेंगे ये ट्रांसफर है। क्यों ना हेडिंग है ट्रांजैक्शन नॉट आज ए ट्रांसफर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ये गिफ्ट और विल क्या लिखा है, ये गिफ्ट और विल मतलब समझते हो क्या, विल पेपर जो होता है, जो ना प्रॉपर्टी का पेपर होता है, विल होता है। ठीक है, किसके नाम में क्या है, किसके नाम में कंपनी है, जो होता है ना विल होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर होता है, पेपर मेरे नाम में घर है तो कोई डॉक्यूमेंट पेपर होगा ना उसको विल बोलते हैं बेटा, बहुत सारा भी है। ए गिफ्ट और विल और एन इरिकवेबल ट्रस्ट, इरिवोकेबल ट्रस्ट एंड इरिवोकेबल ट्रस्ट। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट और विल एंड इरिवोकेबल ट्रस्ट, ये आपको मानेंगे ये हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए। ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, क्या लिखा है, ट्रांसफर कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली और ओन इंडियन सब्सिडरी कंपनी। मतलब ये क्या समझो, ये तुमको बुला के लिखा है, बुला फिर के लिखते तुमको कंफ्यूज करते हैं। तो जो अभी ट्रांसफर है तुम्हारा होल्डिंग कंपनी, देखो ये लिखे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं खुद समझा देता हूँ। एलटीडी ये कौन है, होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी। बीएलटीडी ये कौन है, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है बेटा, ये क्या किया, ट्रांसफ़र किया क्या, ए ट्रांसफ़र किया बी को। अरे ए तो होल्डिंग कंपनी, ये बाप है, बाप, ये उसका बच्चा है, बच्चा, दोनों का तो एक ही है ना, इसी वजह से ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ट्रांसफ़र करें तो हो जाएगा ना, टैक्स लगेगा, ये तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्या, होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी को जो भी जाएगा काम ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। इसको हम क्या करेंगे, नया लेंगे, इसको साइड करते हैं। उसके बाद ये समझ गए बेटा, नहीं समझे तो आप नीचे मैं फिर भी कुछ लिखा हूँ। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय ए कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी, कंडीशन क्या है, मतलब किसी कंडीशन में वो तुमको ट्रांसफ़र नहीं होगा। द पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, इट्स नॉमिनी मस्ट होल्ड द होल ऑफ द शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। मतलब देखो, तुम तो लॉ पढ़ते हैं, लॉ में लिखा है नॉमिनी जो होता है कंपनी का नॉमिनी होता है, जो होल्डिंग कंपनी का नॉमिनी उसके पास क्या होगा, मोस्ट होल्ड ऑफ द होल, मतलब जो सॉफ्टवेयर कंपनी का शेयर है वो सारा होल्ड करना है नॉमिनी पे। नॉमिनी किसका होना चाहिए, होल्डिंग कंपनी का नॉमिनी होना चाहिए। क्लियर, चलो। द सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, जो सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी। फिर एक बार बोल देता हूँ पहला कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये है क्या, होल्डिंग कंपनी, मान लो, हाँ। जो नॉमिनी है, ये जो नॉमिनी है, ये नॉमिनी इसका होना चाहिए, क्या, होल्डिंग कंपनी का नॉमिनी होना चाहिए। और ये है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का जितना भी शेयर होगा, ठीक है, जितना भी शेयर होगा, ठीक है, शेयर होगा वो पेरेंट्स कंपनी जो होल्डिंग कंपनी नॉमिनी के पास होना चाहिए। ठीक है, पूरा होल्ड, नॉमिनी मस्ट बी होल्ड दी ऑल ऑफ द शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, पूरा होल्ड होना चाहिए नॉमिनी के पास। ठीक है बेटा, आगे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए सब्सिडरी कंपनी
टू इट्स 100% होल्डिंग कंपनी बीइंग एन इंडियन कंपनी। मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए सब्सिडियरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। ये नॉर्मल बात है। मतलब देखो, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी को कुछ भेजा है, सबसे देखो ये तुमको लिखते हैं इट्स 100% होल्डिंग कंपनी एंड इन बीइंग इंडियन दी सब्सिडियरी को देखो एनी ट्रांसफर कैपिटल बाय सब्सिडियरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। देखो तुमको ये तो उल्टा केस है। एस एलटीडी ये है क्या, सब्सिडियरी कंपनी। तापर है एच एलटीडी ये है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ये सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को दिया है और फिर 100% भी है, ये सारे होल्डिंग कंपनी को जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट क्या कंडीशन नहीं कुछ। ठीक है बेटा, कंडीशन को हम देखते हैं क्या कंडीशन है। The whole of share of the subsidiary company must be held by the holding company। मतलब देखो, जो सारा सब्सिडियरी कंपनी का शेयर है वो पूरा सब्सिडियरी कंपनी का सारा शेयर कौन होल्ड करना चाहिए, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, चलते हैं। होल्डिंग कंपनी मस्ट भी इंडियन कंपनी होना चाहिए। मतलब देखो, ये जो ना, हाँ ये जो है ना, ये इसका उल्टा ये है, सारे रूल भी यही है। आप खुद देख लो, थोड़ी दिमाग खुद भी लगा, फिर भी नहीं समझ आता है मैं हूँ। दूसरी बात, ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय अमालगमेशन। ठीक है, अमालगेटिंग कंपनी मतलब ये ओल्ड कंपनी है, अमालगेटिंग कंपनी टू अमालगेटेड मतलब न्यू कंपनी। इंडियन कंपनी इन स्कीम ऑफ अमालगमेशन मतलब कोई जो अमालगमेशन हो रहा है उसमें हमको मानेंगे क्या, वो टैक्स हुआ है, अरे वो ट्रांसफ़र होगा। देखते हैं, उसका भी क्या है, कंडीशन भी होना है। ठीक है बेटा, चलते हैं। एनी ट्रांसफ़र मतलब ओल्ड टू न्यू होना है, ओल्ड कंपनी से न्यू कंपनी होना है। एनी ट्रांसफ़र इन ए स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय द अमालगेटिंग मतलब ओल्ड कंपनी टू दी अमालगेटेड। ठीक है, मतलब न्यू कंपनी इफ द अमालगेटेड न्यू कंपनी इज एन इंडियन कंपनी होना चाहिए। जो न्यू कंपनी है वो भी इंडियन कंपनी होना चाहिए, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय द डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग ऑफ इंडियन कंपनी। देखो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए डीमर्ज कंपनी इनटू ए रिजल्टिंग इंडियन कंपनी। जो होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व होता है ना, कंपनी ए एलटीडी था और बी एलटीडी था। बी एलटीडी बहुत बड़ा कंपनी था, इसको ए एलटीडी ले गया, मतलब साला कोई मर्जर नहीं, मतलब साला ले गया पूरा काम, मतलब लिख दिया बी एलटीडी, ए एलटीडी गायब। इसको आप बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट है इसका। ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर बाय ए रिजल्टिंग कंपनी इन ए स्कीम ऑफ डीमर्जर। ट्रांसफर ऑफ इशू ऑफ शेयर बाय ए रिजल्टिंग कंपनी। एक रिजल्टिंग कंपनी जो कंपनी एग्जिस्ट करता है, ए कंपनी था, बी कंपनी था, बी ने ए को ऑब्जर्व कर लिया, मतलब कुछ नहीं, नाम ही एक है, मतलब रिजल्टिंग कंपनी। आखिरी में रिजल्ट कौन देगा, जो तो मिल गया जाके बी से, उसको नाम लिखा है बी कंपनी, ए कुछ भी नहीं है, तो बी हो गया है रिजल्टिंग कंपनी। उसको हम ट्रांसफर कंपनी नहीं मानेंगे, हरी उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय ए शेयर होल्डर इन ए स्कीम ऑफ अमालगमेशन। ठीक है, अभी चलते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से क्या होता है ना, सारा चीज़ तुम समझ जाते हो। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट अस केस where ALTD एन इंडियन कंपनी होल्ड 60% ऑफ शेयर बी एलटीडी। क्या लिखा है, ALTD क्या, ALTD एन इंडियन कंपनी होल्ड 60% शेयर बी एलटीडी। अमालगमेशन विथ ALTD, बी मिल गया ALTD के साथ। ठीक है बेटा, देखो बी मिल गया ALTD के साथ, LTD से हिंदी। ठीक है, बी मिल गया, इसका मतलब जो है बी मिल गया ALTD के साथ। ठीक है, क्लियर बेटा, चलिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिया ना, ये 8 का एग्जाम्पल है, 7 का नहीं। ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय शेयर होल्डर इन स्कीम ऑफ अमालगमेशन। ठीक है, ये जो लिखा है लेट और शेयर, देखो ALTD इंडियन कंपनी होल्ड 60% ऑफ शेयर बी एलटीडी। ठीक है, इसमें जो अमालगमेशन हुआ है, ये क्या, अमालगमेशन विद ALTD क्या होगा, आखिरी में रहता है, चलिए बी मिल गया ए से।
इसका मतलब यही है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सिंस ए एलटीडी अमालगमेटेड कंपनी, मतलब न्यू कंपनी, कैन नॉट इशू शेयर टू इट्स कोर्निस, मतलब देखो जो भी खुद एक नया कंपनी है, देखो मैं यहाँ तुमको समझाता हूँ, ठीक है।